जय हिंद दोस्तों। आज मैं लाया हूँ आपके सामने एक रियल स्टोरी। ईश्वर किस प्रकार न्याय करता है। क्या आप ईश्वर को, भगवान को, ऊपर वाले को, परमात्मा को मानते हैं? तो क्या आज दिखाई देता तो नहीं है, लेकिन उनकी न्याय होती है। आपको नहीं पता होगा, एक रियल घटना हुई है, उसके जरिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ईश्वर न्याय जरूर करता है, भले ही देर से करे। वो कहते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जरा इस तस्वीर को देखिए और पहचानिए, ये कौन है? जानते हैं इनको? नहीं दोस्तों, इनको शराब मिली थी। और वो शराब क्या थी, पूरी एक एक करके हम जानते हैं। दोस्तों, ये सबुद्दीन है, बिहार का बाहुबली। देख लीजिए अच्छे से, अब इनके कारनामा भी देखिएगा, तब समझिएगा ये कौन है अच्छे से। एक बात गांठ बांध लीजिए, कर्म का फल यही मिलता है। देर होती है लेकिन यहीं पे मिलता है। एकदम दिल से दिया गया श्राप जरूर असर करता है। चंदा बाबू ने अदालत के चक्कर लगाते लगाते थक गए। एक दिन टीवी चैनल में रोते हुए कहा था, यह कोर्ट कचहरी तो इंसानी है। जिस तरह सबुद्दीन ने मेरे दोनों बच्चों को तेजाब में डुबो डुबो कर मारा, यह सबुद्दीन आसानी से नहीं मरेगा। यह एड़ियां रगड़ रगड़ कर अपने बारे में, जैसे उसने चक्कर काटा ना, वैसा ही ये अपना एड़ियां रगड़ रगड़ कर, और जैसे इसके बच्चा तड़प तड़प के मरे थे, वैसा ही ये तड़प तड़प कर मरेगा और चिल्ला चिल्ला कर मरेगा। जैसा मेरे बच्चे रोए, जैसा मैं अपना एड़ियां रगड़ा आंदोलन करते, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते। दरअसल दोस्तों, बात यह हुई, ईश्वर का न्याय देखिए। इनकी स्टोरी चंदा बाबू और इनकी स्टोरी भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले स्टार्टिंग बता देता हूं, तब आपको सुनने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। कोविड-19 का खतरनाक लहर आई। सबुद्दीन का दोनों फेफड़ा नाकाम थे, ऑक्सीजन नहीं मिली। हॉस्पिटल में जब ये एडमिट थे तो इनकी सांसें चलने नहीं लगी। जो हॉस्पिटल में प्रियदर्शी, मतलब आंखों से देखा हुआ, बता रहे थे कि सबुद्दीन जो है चिल्ला चिल्ला कर, एड़ियां रगड़ रगड़ कर 9 घंटे तक तड़पता रहा। और चिल्ला चिल्ला कर सबुद्दीन कहता था कि मुझे चंदा बाबू का श्राप लग गया। और अंत में उसी हालत में यह पापी एड़ियां रगड़ते रगड़ते हुए मर गया। कौन कहता है कि ईश्वर नहीं है? कौन कहता है ईश्वर न्याय नहीं करता? तो चलिए दोस्तों, इसकी पूरी कहानी जानते हैं क्या थी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं इस पापी की, और बताता हूँ कैसे क्या हुई और इसकी हालत, और इसको श्राप कैसे लग गई, इनका क्या गंदे कारनामे थे। जरा आप भी सुनिए। एक पॉलिटिशियन थे, शायद किन्हीं को बुरा लगेगा तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जिसके जैसे करतूत होते हैं ना, वो ऐसा भोगता है। और उसने खुद ही मरते टाइम ये चीज़ें एक्सेप्ट किए थे। और ये सब चीज़ें मैं इंटरनेट के ज़रिए से ला रहा हूँ, इसमें बुरा मन नहीं मानिएगा। चाहे जो भी हो, अच्छा लगे बुरा लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये घटना पूरी रियल है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं। 16 अगस्त 2004 की काली सुबह, बात 2004 की है, अगस्त का महीना है। सिवान में 2 दुकानदार के मालिक चंदा बाबू को 2 लाख रुपए की रंगदारी से फोन आता है। इसके जहन में 2005 से पहले का बिहार जिंदा है। उन्हें मालूम होगा 2005 से पहले का बिहार कैसा था। रंगदारियों का राज था। चौक चौराहे में सबसे ज्यादा शब्द में शुमार था रंगदारी। खैर, अभी बात चंदा बाबू का करते हैं, उनकी संघर्ष का और इस पापी के बारे में। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। अभी चंदा बाबू का संघर्ष की कहानी से आगे बढ़ेंगे। चंदा बाबू रंगदारी के उन फोन कॉल्स को इग्नोर कर रहे हैं। बार बार कॉल आ रही है, 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। चंदा बाबू इग्नोर कर रहे हैं। इस बीच किसी काम से लेकर वह पटना निकल गए। चंदा बाबू अपने भाई के पास। उनका भाई जो था
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी थे उनके पास, और वो पटना में थे, वहाँ पे चले जाते हैं। देश की आज़ादी का वर्षगांठ 15 अगस्त आज़ादी है, 16 अगस्त की बात है। आज़ादी के वर्षगांठ के एक दिन यानी 16 अगस्त 2004 को चंदा बाबू के किराने के दुकान पर डालडा उतारने के लिए गाड़ी रुकी हुई है और डालडे वाले को देने के लिए 2.5 लाख रुपए पड़े हैं उनके दुकान में। दुकान पर चंदा बाबू का बेटा सतीश था। उसी दौरान रंगदारी मांगने वाले गुंडे हथियार के साथ धमकाते हैं सतीश को और पैसे मांगने लगते हैं। सतीश ने कहा कि खर्चा के लिए 30-40 हज़ार रुपए दे सकता हूँ, 2 लाख रुपए उसके पास नहीं है। गुंडे ने सतीश की पिटाई की और गले में रखकर, उसके गले में जो रखा हुआ था डेट मीन्स तिजोरी में, 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। छोटा भाई राजीव ने जब सतीश को गुंडे के हाथों से मार खाते हुए देखा तो उसने बचाने के लिए अपने बड़े भाई को, सतीश को बचाने के लिए बाथरूम साफ करने के लिए रखी एसिड को मग में डालकर उसकी ओर फेंका, गुंडों की तरफ। बताया जाता है कि एसिड के कुछ छींटे गुंडे पे जाके पड़े। भाइयों के साथ हो रही वारदात की बात थोड़ी ही दूरी पर दूसरी दुकान, 2 दुकान थी मैंने पहले बताया, तो दूसरी दुकान तक पहुंची और आनन फानन में वह भी इस दुकान पर पहुंच जाते हैं मांगने के लिए पैसे। गुंडा ने राजीव को खंभे में बांध दिया, छोटा भाई राजीव, और उसके सामने सतीश व गिरीश को तेजाब से नहला दिया। दोनों भाई को तेजाब से झुलसाकर मारने के बाद उसके शवों को टुकड़े टुकड़े कर दिए और बोरियों में नमक के साथ भरकर फेंक दिया। 2 भाई को, अभी भी राजीव जिंदा है सबके सामने। ये इतनी गुंडागर्दी थी एक जमाने में बिहार में। इसी दौरान उसकी दुकान में लूट के बाद भी आग भी लगा दिया। इतना होने के बाद दुकान लूट लिया गया और आग भी लगा दिया गया और राजीव को इससे भी खतरनाक मौत देने की बात कही और उसे उठाकर अपने साथ ले गए। पटना में मौजूद चंदा बाबू तक अपने दोनों बेटे के मारे जाने की खबर पहुंची और एक बेटे की अपहरण और दुकान बर्बाद होने की कहानी पहुंची। सोचिए कैसा लगा होगा। यह भी बताया गया कि राजीव पटना में था और छत से गिरने की वजह से अस्पताल में भर्ती है। मतलब कि केस में यह बताया गया कि राजीव पटना में था, जो कि इन लोगों ने उठा के ले गया। हालांकि असल में राजीव गुंडों के कब्जे में भागते भागते फिर छिपा कहीं और यूपी पहुंच गया थे। चंदा बाबू को भनक तक नहीं थी कि राजीव पटना के अस्पताल में भर्ती है या वो झूठ बोल रहे हैं या फिर उन्हें बुलाकर मारने की प्लान है। इसी बीच चंदा बाबू की पत्नी शिकायत करती है, सिवान के थाने में हत्या और अपहरण का मामला दर्ज किया। इतना होने के बाद दोस्तों चंदा बाबू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 2 बेटे खो दिए, एक बेटा अपहरण, कोई नहीं था। कुछ समझ नहीं आ रहा था चंदा बाबू को। भारी मन से उन्होंने फैसला लिया कि वह सीवान जाएगा और सऊदीन के आतंक के साम्राज्य को चुनौती देगा। शुभ चिंतकों ने चंदा बाबू को बार बार कहा कि सिवान ना आए, नहीं तो उन्हें भी मौत का घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन उनका इरादा टस से मस नहीं हुआ। हिम्मत जुटाकर वह सिवान पहुंचे और जिला के पुलिस अधीक्षक से मिलने की कोशिश करते हैं, पर यह संभव नहीं हो पाता। एसपी साहब से थाने में दरोगा से मुलाकात होती है तो वह चंदा बाबू को अंदर ले जाकर समझाते हैं कि वह कहीं और चले जाइए, सिवान में मत रहिए, उनकी जान का खतरा है। इसी दौरान छोटे बेटे राजीव के
बारे में चंदा बाबू की अभी तक कोई खबर नहीं है कि वह अब जिंदा है या मारा गया। सिवान में पत्नी कलावती के साथ रह रहे विकलांग बेटे और 2 बेटियां। पुलिस प्रशासन से कोई समर्थन नहीं मिलने के बाद चंदा बाबू पटना पहुंच गए और सत्ताधारी पार्टी के नेता से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। थक कर वह दिल्ली पहुंचते हैं और वहां भी उन्होंने केंद्र के सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से मदद मांगी, लेकिन सबुद्दीन का रखूस ऐसा था कि किसी ने उसकी कोई फरियाद नहीं सुनी। सिवान से दिल्ली तक धक्के खाने के बाद चंदा बाबू को एक बात समझ में आ गई कि यह उनकी अकेले की लड़ाई है और इससे सिस्टम में उन्हें कोई साथ नहीं देगा, सब खिलाफ है। उन्होंने तय किया कि अब चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, सिवान में ही रहेगा और वहीं से लड़ाई लड़ेगा। समय का चक्र घुमा और वर्ष 2005 आई। नीतीश कुमार सत्ता में आए। नीतीश सरकार ने सबुद्दीन पर कार्रवाई की। इसी दौरान राजीव की शादी होती है। जो राजीव यूपी चला गया था, अब वो घर आ जाते सिवान 5 तक। उन्होंने शादी भी कर ली और दोनों बेटे की हत्या के केस में आंदोलन कार्रवाई शुरू होती है। अब नीतीश की सरकार आई तो, और राजीव तेजाब हत्याकांड के चश्मदीद गवाह था। राजीव के सामने ही पोल में बांध के तेजाब डाला था, तो राजीव जो है उसका चश्मदीद गवाह था। उसकी गवाही से 3 दिन पहले शहर के डीएवी मोड़ में 16 जून 2014 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों, उनको गवाही देना था कोर्ट में, लेकिन गवाही से 3 दिन पहले यानी कि 16, कहानी 2004 में शुरू हुई, 2014 तक पहुंच गई है। 10 साल का संघर्ष। सिवान से पटना से दिल्ली तक पहुंचे, अभी तक कुछ नहीं हो रही है। केस चल ही रहा है। चलते चलते 2014 आ चुकी है। 16 जून 2014 को राजीव को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और सुनिए, महज राजीव का जो शादी हुआ था वो 18 दिन हुए थे, मात्र 18 दिन। राजीव के हत्या के 2 साल बाद जब सबुद्दीन को इस दोहरे हत्याकांड में जमानत मिल गई। सिस्टम क्या है, ये भी हत्या करवाए, उसके बाद उसे जमानत मिल गई। चंदा बाबू टूट गए और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिए। उन्होंने उस समय कहा था, ऐसे बातों से अब दुख नहीं होता, अब मैं हार जीत का रूप नहीं देखता, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ और सब जगह हर जगह से हार चुका हूँ। राजीव के हत्या के दिन ही तय हो गया था कि सबुद्दीन को जमानत मिल ही जाएगी। भाइयों के हत्यारा का राजीव एकमात्र चश्मदीद गवाह था। अब मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि हत्या का मामला क्या होगा, अब मैं क्यों लड़ूं। अब सिर्फ एकमात्र चिंता है उनको अपने विकलांग बेटे की और बीमार पत्नी की। पत्नी 65 की हो चुकी है और वो भी 70 का हो चुके हैं। और चंदा बाबू ने कहा कि मुझे 3 बॉडीगार्ड मिले हैं, लेकिन बॉडीगार्ड का क्या भरोसा, हम छिपकर भी कहाँ जाएं, मरना ही है एक दिन। अब हमें भगवान ही मार दे या सबुद्दीन। इतने जुल्म सितम के बाद चंदा बाबू व उसकी पत्नी एक अपाहिज बेटे के साथ सिवान में डटे रहे और सबुद्दीन के सलाखों के पीछे तक पहुंचाने का तरकीबें सोचते रहे। कानून से, कोर्ट से लड़ाई लड़ते रहे। पिछले साल 2019 में कलावती की मौत हो जाती है। अब उनका जिंदगी में कोई सहारा नहीं रहता और आखिरकार 19 में उनकी मौत होती है और 2020 में हार्ट अटैक से मौत हो गई है। दिसंबर 2020 में चंदा बाबू की भी मौत हो जाती है। ये रियल घटना है दोस्तों, ये उनका गुरूर था। और इस तरह से मीडिया के सामने जैसा बोला था कि मेरे बेटा जैसे तड़प तड़प के मरे हैं, वैसा ही सबुद्दीन हॉस्पिटल में तड़प तड़प के मरे।
जैसे उसने सिवान से लेकर के पटना, पटना से लेकर दिल्ली, जितने रगड़े एड़िया अपनी, एड़िया मतलब पैर, वैसे एड़िया रगड़ रगड़ के सबुद्दीन मरा। आखिरकार उसे जेल भी पहुंचाया, एक सांसद थे सबुद्दीन। दोस्तों क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरी मेहनत कैसी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी के साथ।